8 दिसंबर को उत्तराखंड पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी का होगा आगमन। ग्लोबल इन्वेस्टर समझकर करेंगे शुभारंभ। पीएम के दौरे को लेकर तैयारी तेज। सीएम धामी ने हल्की पैड़ी पर की गंगा आरती। विधि विधान से किया गंगा पूजन। गंगा से उत्तराखंड को भारत का श्रेष्ठ राज्य बनाने का मांगा आशीर्वाद। प्रदेश के 103 उद्योगों को मिलेगा जेड प्रमाणीकरण। बनेगी उत्पादों की विश्वसनीयता। उद्योगों में बनने वाले उत्पाद वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को देंगे टक्कर। कंपनी वहन करेगी सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान का खर्च। NHIDCL तैयार कर रहा ब्यौरा। देहरादून विश्वविद्यालय यूपीईएस ने अपने 21वें दीक्षांत समारोह अकादमिक व शोध क्षेत्र में हासिल उपलब्धियों को मनाया उत्सव। 2656 छात्रों को मिले डिग्रियां। उत्तराखंड में मौसम ने बदली करवट। बूंदाबांदी से बढ़ी ठिठुरन। बर्फ की सफेद चादर से ढकी चोटियां। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे हम खबरों के साथ में। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। प्रदेश में 13 निजी विद्यालयों की होगी स्थापना। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। राज्य सरकार की निवेश नीति के तहत स्थापना होने की बात। 680 करोड़ के निवेश के साथ ही 2290 नए रोजगार विस्तृत होंगे और साधनहीन छात्रों को उपलब्ध होगी बेहतर शिक्षा। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। बेहतर शिक्षा उपलब्ध किए जाने की बात सामने आई और साधनहीन छात्रों को उपलब्ध कराई जाएगी बेहतर शिक्षा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। साधारणहीन छात्रों को उपलब्ध होगी बेहतर शिक्षा। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और देहरादून से बड़ी जानकारी। प्रदेश में 13 निजी विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम उत्तरकाशी से बताते हैं, जहां पर गंगोत्री व यमुनोत्री धाम में बर्फबारी की बात सामने आई है। ऊपरी इलाकों सहित निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है। तो ऊपरी इलाकों सहित निचले इलाकों में भी ठंड बढ़ी है। अहम खबर आपको बता दें। और बारिश होने से किसानों के चेहरे खिले। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी, निचले इलाकों में बारिश और तापमान में भी आई भारी गिरावट। बारिश होने से नगदी पैदावार में होगी इजाफा। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और बारिश होने से किसानों के चेहरे खिल उठे। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें। जहां बारिश होने से किसानों के चेहरे खिल उठे। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी, निचले इलाकों में बारिश की बात सामने आई है। और तापमान में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो तापमान में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। बारिश होने से नकदी पैदावार में इजाफा होगा। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ऊपरी इलाकों सहित निचले इलाकों में ठंड बढ़ने की बात सामने आई। तो यह अहम जानकारी। जहां बारिश होने से नकदी पैदावार में इजाफा होगा। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। देहरादून से अगली बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर उत्तराखंड में मौसम ने अचानक ही करवट बदली है और पहाड़ से लेकर मैदान तक बादल छाए। चोटियों पर हिमपात और दून समेत कई क्षेत्रों में बूंदाबांदी की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में बादल छाए रहने के आसार। पर्वतीय
क्षेत्रों में हो सकती है हल्की बारिश। तो पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है और पहाड़ से लेकर मैदान तक बादल छाए हुए हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में हो सकती है हल्की बारिश। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मौसम विभाग के निदेशक ने दी जानकारी। तो मौसम विभाग के निदेशक ने जानकारी दी है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और मौसम विभाग के निदेशक की ओर से जानकारी दी गई। कुछ बादल छाए हुए हैं और थोड़ी बहुत अगर पास्ट 24 आवर्स की बात करें तो उसमें रेनफॉल एक्टिविटी कुमाऊं रीजन में हमको जो कुछ जगहों तक में हल्की बहुत हल्की जो बारिश की एक्टिविटी वो मिली है। आज अगर बात करें तो आज भी ये पूरे प्रदेश में जो है मैं कहूँगा जो है अगर गढ़वाल रीजन की बात करें हिल्स की खासकर तो वहाँ पे इक्का दुक्का जगहों में हल्की या बहुत हल्की जो बारिश है वो देखने को मिलेंगी इक्का दुक्का जगहों में। लेकिन अगर कुमाऊं क्षेत्र की बात करें तो वहाँ थोड़ा जो है डिस्ट्रीब्यूशन में कहूँगा थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो उसमें विशेषकर जैसे आपके अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट हमारे पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, तो उनमें तो अनेक जगहों तक भी बहुत हल्की हल्की बारिश देखने को मिलेगी। और जो बाकी जनपद रहते हैं आपके कुमाऊं क्षेत्र के तो उसमें भी आप देखें कुछ जगहों तक में हल्की बहुत हल्की वर्षा दिखेगी। इसके साथ ही जो बर्फबारी है वो भी देखने को मिलेगी, लेकिन 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र है वो चीज़ वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो बर्फबारी भी अगर कहूँ चाहे वो गढ़वाल क्षेत्र की बात कहिए या फिर कुमाऊं क्षेत्र की बात कहें तो जो प्लेसेस हमारे 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के हैं तो वहाँ पे बहुत हल्की से लेके हल्की जो है जो बर्फबारी वो भी आज रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में जीआई प्रमाण पत्रों का वितरण किया है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 जीआई प्रमाण पत्र मिले हैं। अब तक उत्तराखंड के कुल 27 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। राज्य को जो 18 नए जीआई प्रमाण पत्र मिले हैं उनमें उत्तराखंड की कई बड़ी चीजें शामिल है। देहरादून के विश्वविद्यालय यूपीईएस ने अपने 21वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया तो वहीं अकादमिक व शोध के क्षेत्र में हासिल की गई उत्कृष्ट उपलब्धियों का उत्सव भी मनाया है। कार्यक्रम के दौरान 2656 छात्रों को डिग्रियां प्रदान की गई। कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। समारोह में अकादमिक वर्ष 2022 से 23 के दौरान छात्रों के बेहतरीन कार्यों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान 15 स्वर्ण पदक, 61 रजत पदक और सीसीई ग्रेजुएट्स को 6 सिल्वर प्लेट और 24 प्रशस्ति पत्र भी वितरित किए गए। स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस, स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी और स्कूल ऑफ मॉडर्न मीडिया में सभी छात्रों का यानी 100% प्लेसमेंट हुआ और अधिकतम पैकेज 36 लाख रुपए प्रति वर्ष का रहा। चेयरमैन डॉक्टर शरद मेहरा ने कहा कि छात्रों व फैकल्टी की सालों की मेहनत का ही नतीजा है कि वो आज इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं। मैं वैशाली गौरा हूँ। मुझे अपने बैच में टॉप करने के लिए आज सिल्वर मेडल मिला है। ये बहुत ही एक अच्छा अनुभव है मेरे लिए पूरे 5 साल, और आज का दिन तो खास तौर पर बहुत ही स्पेशल रहा है। और यहाँ मैं अपने पेरेंट्स के साथ आई हूँ तो ये बहुत ही एक अच्छा दिन हो जाता है उसलिए। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यूपीएस फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। देखिए जो कॉन्वोकेशन सेरेमनी होती है बहुत एक सेलिब्रेशन होता है कि इतने सालों की मेहनत जो स्टूडेंट्स करते हैं, और सिर्फ वो 2-4 साल नहीं, जो स्कूलिंग जब से आप शुरू करते हैं इच्छा होती है यूनिवर्सिटी में जाएं, कॉलेज में जाएं, तो आज एक तरीके का एक माइलस्टोन होता है स्टूडेंट्स के लिए, और यूनिवर्सिटी के लिए, फैकल्टी के लिए बहुत फ़ख्र की बात होती है कि हम अपने स्टूडेंट्स को उस मकाम तक ले आए। तो मुझे बहुत खुशी है। आई एम रियली फीलिंग वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ आवर स्टूडेंट्स। एंड एज आई सेड इनसाइड की जो जिस टाइम पे ये ग्रेजुएट कर रहे हैं और बाहर जा रहे हैं दुनिया में, वो इतना खूबसूरत टाइम है इंडिया के लिए। अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बहुत सुंदर बात कही है। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद योर क्वेश्चन, और आपके क्वेश्चन के पीछे में जो सोच विचार है ये मेरे को बहुत अच्छी लगी है। मेरे को तो ऐसा लगता है आज जब मैंने सबको मिल रहा था, देख रहा था, उनको समझ रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि पहले हम कहते थे कि नौकरी दिलवा दो, दर दर भटकने की कोशिश करते थे, लेकिन यहाँ तो उत्साह बिल्कुल अलग है। मेरे को ऐसा लगता है दीज आर द जॉब क्रिएटर्स। अभी ये सीन पूरा चेंज होने वाला है। और आपको तो मालूम है कि भारत ने स्टार्टअप के इलाके में एक नया
एक डायरेक्शन ले लिया। आज के दिन में 1 लाख नंबर से भी पार हो गया। गदरपुर के 15 बटालियन एनडीआरएफ परिसर में सलक्यारा 11 टनल में बचाव अभियान चलाने वाली पूरी टीम को सम्मानित किया गया और उनके लिए एक विशेष भोज का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर कमांडेंट सुदेश कुमार दराल ने कहा कि आपदा के लिए हमेशा तैयार रहने वाली 15 बटालियन एनडीआरएफ उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर लोगों को सेवा कर रही है और दीपावली के दिन सलक्यारा में सुरंग में फंसे लोगों के होने की सूचना आई तो तत्काल हमारे कर्मचारी, अधिकारी, जवान सक्रिय हो गए। वहां पर काम करते हुए अनेक तरह की परेशानियों का सामना करते हुए हमारे बचाव टीम के द्वारा 41 मजदूरों को हर संभव तरीके से कोशिश कर बाहर निकाले गए और इसलिए सभी बचाव कर्मियों को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा की घटना के बाद कांग्रेस ने आपदा प्रबंधन तंत्र को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत कस्माना ने कोटद्वार में पत्रकारों से बातें करते हुए कहा कि प्रदेश का आपदा प्रबंधन तंत्र मात्र दिखावे तक ही सीमित रह गया है और सूर्यकांत कस्माना ने कहा कि चारधाम परियोजना पर जितनी भी टनल का काम चल रहा है उन सभी की जांच होनी चाहिए। कोई भी वैधानिक कार्रवाई उस कंपनी के खिलाफ नहीं हुई, जिसके कारण ये इतना। सबसे पहले तो उनके खिलाफ आप कह रहे हो जांच होगी, भाई इससे बड़ी जांच की बात क्या है कि आप इस बात को स्वीकार कर चुके हो कि देयर वाज नो इमरजेंसी एग्जिट। ये बात प्रथम दृष्टया साबित हो चुकी है कि कोई एस्केप पैसेज नहीं था, यानी कि प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट कमेटी का उल्लंघन जो उसका निर्णय था और जो सेफ अंदर जितनी भी टनलिंग हो रही है, जितनी सुरंगें बन रही हैं, उनका सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए, चाहे वो चारधाम परियोजना में हो। देहरादून में 8 और 9 दिसंबर को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी है। पुलिस का आयोजन स्थल के आसपास सुरक्षा के साथ ही शहर में ट्रैफिक और कानून व्यवस्था बनाए रखने पर पूरा फोकस है। बता दें कि इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हो सकते हैं। देहरादून के FRI परिसर में आयोजन होना है। यहाँ व्यापक स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए SPG भी दून पहुंच गई है। SPG मंच के आसपास के इलाके में समीक्षा के बाद सुरक्षा इंतजाम कराएगी। आयोजन के दिन SPG घेरे में रहेगा। इसके अलावा FRI और आसपास की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य पुलिस के हाथ में होगी। देखिए, समिट को लेकर पूरी तैयारियां पुलिस प्रशासन कर रहा है और काफ़ी सारी आपने देखा होगा व्यवस्थाएं बनाई जा रही है और खासकर जो टेम्परेरी जो अतिक्रमण है, खासकर रूट में या कहीं पर भी ऐसे होंगे उसको हटाया भी जाएगा और साफ सफाई की व्यवस्था के साथ साथ आपने देखा होगा जिला प्रशासन के साथ मिलकर पुलिस भी इसमें और जो भी विभाग है सभी लोग इसमें दिन रात लगे हुए हैं और इस तरह का स्थायी अतिक्रमण जो भी कहीं रूट पर होगा उसको भी हटाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। सर, बाहरी राज्यों से कॉमर्शियल के लिए खबर पौड़ी से है, जहां पर जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग के अस्मता ममगाई सीओ नरेंद्र नगर ने कोतवाली कीर्ति नगर को अर्धवार्षिक निरीक्षण कर लंबित विवेचनाओं और अभियोगों के गुण दोष के आधार पर जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान सीओ अस्मता ममगाई द्वारा मालगृह, शस्त्रागार, आर्म्स एमिनेशन, आपदा प्रबंधन उपकरणों, CCTNS कार्यालय, महिला एवं शिशु सहायता पोर्टल तथा थाना कार्यालय आदि का निरीक्षण किया गया है। कोतवाली कीर्ति नगर का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया, जिसमें कोतवाली के डिफरेंट जो सेक्शंस होते हैं हमारे आर्मरी में आर्म्स और एमिनेशन चेक किया गया, उनकी साफ सफाई चेक की गई। जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे हैंडलिंग करवाई गई आर्म्स की, तो साफ सफाई भी हमारी ठीक पाई गई, उसकी हैंडलिंग भी सबको नॉलेज बिल्कुल एवरेज है, किसी को अच्छा नॉलेज है, किसी को थोड़ा कम है। ये हम लोग टाइम टू टाइम ऑपरेशन मुक्ति हमारा जो कैंपेन है चलाते रहते हैं। जैसे लास्ट ईयर हम लोगों ने टिहरी जनपद का जो था हमने चलाया था, तो उसमें मैक्सिमम हमारी जो रिकवरीज थी वो थाना मुनिकृति क्षेत्र अंतर्गत थी। तो इसमें जो भिक्षावृत्ति से रिलेटेड जो घाटों पे जो हमें बच्चे मिले थे और
कई सारे कूड़ा बीनने वाले, फूल वगैरह बेचने वाले। तो इन बच्चों के हमने पूरा इनके घर में पेरेंट्स से जाके कि कहाँ पे ये लोग रहते हैं, इनके स्कूल पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, इनके एडमिशन्स भी हम लोगों ने करवाए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग उत्तराखंड शासन द्वारा तैयार की गई पुस्तक मेरी योजना का विमोचन ई बुक के रूप में किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि आम जनता के हित में लागू की जाने वाली विभिन्न योजनाओं को पुस्तक के माध्यम से सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है। इससे जन सामान्य को जनहितकारी योजनाओं को सरल भाषा में समझाने में सुविधा होगी। और देहरादून में राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में उत्तराखंड के नवनियुक्त डीजीपी अभिनव कुमार ने शिष्टाचार भेंट की है। इस अवसर पर डीजीपी अभिनव कुमार ने राज्यपाल से विभिन्न आगामी योजनाओं की चर्चा की। वहीं राज्यपाल ने अभिनव कुमार को राज्य का डीजीपी बनने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी दी हैं। और रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत पड़ने वाले कालाडूंगी रेंज के ग्रामीण क्षेत्र से घर के आंगन में खेल रही एक 5 वर्षीय बच्ची को 4 नवंबर को गुलदार ने अपना निवाला बना लिया था। इसके बाद से ही गुलदार को रेस्क्यू करने के लिए वन विभाग रामनगर की टीम ने मौके पर पहुंचकर 3 पिंजरे लगाने के साथ ही कैमरा ट्रैप और क्षेत्र में वनकर्मियों की गश्त बढ़ा दी। वहीं आपको बता दें कि रेस्क्यू किया गया है, जिसमें ये गुलदार लगातार आबादी के पास दिखाई दे रहे थे। गुलदारों को चिन्हित करने के बाद वन विभाग ने इन 2 गुलदारों को अलग अलग दिन पिंजरे में कैद कर लिया है। कालाडूंगी रेंज में लगभग 4 नवंबर को एक घटना हुआ था जहाँ पे वो 5 साल की बच्ची के ऊपर हमला किया गया था लेपर्ड को। तो उस टाइम से अब तक हमारा लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल ही रहा था। तो अभी हमको जाते हुए एक सफलता मिली है। वहीं सेम जगह से हम जहाँ पे 3 केजेस लगाए थे इस कॉन्फ्लिक्ट लेपर्ड को पकड़ने के लिए, तो उनमें से 2 लेपर्ड पकड़ में आ गए हैं। अभी इसका सैंपल हमने ले लिया है और जो बॉडी से सैंपल मिला था वो सैंपल सब तीनों सैंपल को हमने सीसीएमबी हैदराबाद को भेज दिया गया है। तो जैसे ही वहाँ से एक रिपोर्ट आती है कि कौन सा लेपर्ड के साथ ये मैच हो जाती है, उसके बाद हम नेक्स्ट आगे का कार्रवाई करेंगे। खबर गदरपुर से है, जहां पर दनेशपुर नगर पंचायत के क्षेत्र में कुछ व्यापारी अतिक्रमण के क्षेत्र में है, जिनको देखते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा सरकार ने नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत 40 दुकानों की टेंडर प्रक्रिया कराई जा रही थी। इन्हीं कारणों के चलते जिला प्रशासन ने टेंडर प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी, जिस वजह से टेंडर प्रक्रिया नहीं हो पाई। जिला प्रशासन द्वारा रोक लगाए जाने पर गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने जिला प्रशासन से बात की और कहा कि दुकानों का आवंटन नगर पंचायत बोर्ड के द्वारा पारित किया गया है। टेंडर निरस्त करना गलत है, इसको पुनः स्वीकृत कर दें। जैसे ही इस टेंडर की प्रक्रिया शुरू हुई तो दिनेशपुर निवासी कृष्णपद ने टेंडर प्रक्रिया के खिलाफ हाईकोर्ट का स्टे दिखाया, तो तत्काल टेंडर प्रक्रिया को रोक दिया गया। इस मुद्दे को लेकर गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे, जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने जमकर आरोप लगाया कि कुछ भूपतियों जो कि युवाओं को गलत दिशा में ले जा रहे हैं, उन्हें गलत नीति के साथ में टेंडर रोका गया, लेकिन आने वाले समय में अतिशीघ्र पुनः इसको जारी कर दिया जाएगा। हमारा सबसे पहले मुद्दा सिंचाई विभाग की जमीन की नीलामी का है। जो ये अभी 1 तारीख को नीलामी कर रहे थे, हमारे अपना मुख्यमंत्री हमारे पुष्कर सिंह धामी जी के ईमानदार अफसर डीएम साहब और एसडीएम साहब के चक्कर में हमारा दिनेशपुर की नीलामी की जमीन दुर्गा माता की बच गई है। और इतना घोटाला, प्रति दुकान पे नीलामी के अलावा 10 लाख रुपए ले रहे थे। इसमें क्षेत्र के विधायक और हिमांशु सरकार जो सीमा सरकार जी के पति है, इस खेल में शामिल थे। कुल मिलाकर आप जो आरोप लगाया कि क्षेत्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री और 5 वर्ष विधायक अरविंद पांडे शामिल है, शामिल ना होते तो इतना हल्ला काटने की क्या जरूरत थी? केंद्रीय मंत्री के सामने में इतना बोलने का क्या मामला था कि डीएम साहब ऐसे हैं, डीएम साहब ऐसे हैं? अरे जब नहीं कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं थी तो तुम्हें इतना बोलाने का। उसके बाद एक बार डीएम साहब ने आप स्थगित कर दिया, उसके बाद रात को फिर दे दिया। दिनेशपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष सीमा सरकार जी हैं और ये पहली चेयरमैन है कि इन्होंने मोदी जी की योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया है।
और जिसका प्रमाण है कि गरीबों को मकान देने का लक्ष्य जो मोदी जी का है, उस योजना तक गरीबों को पहुंचाने के लिए हिंदुस्तान में सीमा सरकार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उसी कड़ी में जो लोग इंक्रोचमेंट में हटाए गए, छोटे कारोबारी, ठेला वाले, फल वाले, उनकी पीड़ा को समझते हुए सीमा सरकार ने तय किया कि ऐसे दिनहीन लोग जिनका कारोबार चौपट हो चुका है, उनको भी कोई ना कोई स्थान मिलना चाहिए जहां वो अपनी आजीविका चला सकें। इस नाते सीमा सरकार ने बहुत मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी और जो नगर पंचायत की ज़मीन है, लीगल प्रक्रिया का पालन करते हुए इन्होंने उन छोटे व्यापारियों को वहाँ बैठाने का निर्णय लिया। लोकसभा चुनाव से पहले देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से मोदी मैजिक देखने को मिला है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भाजपा ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज की। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले देश के 5 राज्यों में हुए चुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा था, लेकिन इस सेमीफाइनल में कांग्रेस को काफी निराशा हाथ लगी। परिणाम यह आया कि कांग्रेस अपनी सरकार के 2 राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ को भी बचा नहीं पाई। चुनाव परिणाम के बाद उत्तराखंड में भी भाजपा जीत का जश्न मना रही है, जबकि कांग्रेस अपनी हार पर मंथन कर रही है। देश के 5 राज्यों के चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले काफी अहम माने जा रहे थे। निश्चित ही इन राज्यों के नतीजे 2024 से पहले जनता का मूड और माहौल काफी हद तक स्पष्ट कर पाते, लेकिन तेलंगाना को छोड़कर बाकी हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों में कांग्रेस की हार से माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की लड़ाई भी कांग्रेस के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाली है। एक रिपोर्ट देखिए। हिंदी पट्टी में एक बार फिर प्रचंड मोदी लहर देखने को मिली है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने भारी बहुमत के साथ विजय हासिल की है। 4 राज्यों के आए चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल है। पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता एक दूसरे को जीत की बधाई दे रहे हैं। साथ ही 2024 में एक बार फिर नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने का दावा कर रहे हैं। उत्तराखंड में भी अगले साल लोकसभा चुनाव होना है और इससे पहले ये चुनावी नतीजे भाजपा को जीत के लिए काफी आश्वस्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि 3 राज्यों के चुनावी परिणाम 2024 की जीत का आगाज है। जनता ने अपने मन की बात का इजहार कर दिया है कि अगले साल मोदी के नेतृत्व में देश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा का कहना है कि हार से हम परेशान नहीं हैं, लेकिन मेहनत और करनी होगी। उन्हें पूरा विश्वास है कि फाइनल में जनता जरूर कांग्रेस को जिताएगी और बीजेपी को सबक सिखाएगी। जनता ने अपने मन की बात बता दी है कि 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर सरकार दोबारा बनी है, रिपीट हुई है, ये सुशासन की जीत है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से कांग्रेस की विदाई हुई है, जनता ने तुष्टीकरण, परिवारवाद और सनातन के खिलाफ अपना मत दिया है और इस प्रकार की राजनीति को किनारे किया है। जो सनातन और तुष्टीकरण के पक्ष विरोध में रहे हैं, उनको किनारे करने का काम किया। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत पहले से बढ़ा है। मैं सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां निर्वाचित हो रही है, उनको मैं बधाई देता हूं। वहां के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, केंद्रीय नेतृत्व को भी बधाई देता हूं और वहां के प्रदेश के कार्यकर्ताओं को और नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई। आम जनता को, सामान्य जनता को बधाई। और 2023 का ये सेमीफाइनल था और फाइनल का आगाज जनता ने स्वयं कर दिया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें हैं और इन 5 सीटों में बीजेपी का कब्जा है।
2014 और 2019 के चुनाव में राज्य की जनता ने 5 लोकसभा सीटें बीजेपी के नाम की है और अब एक बार फिर 2024 का चुनाव है, जिसके लिए सत्ता पक्ष और तमाम विपक्षी दल तैयारियों में लगे हुए हैं और इन चुनावी तैयारियों में भी बीजेपी अन्य दलों से काफी आगे है। जानकार मानते हैं कि 4 राज्यों के आए चुनावी परिणाम से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मायूसी होगी, जबकि बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ चुनाव लड़ेंगे, जिससे बीजेपी के लिए रास्ता आसान होगा, जबकि कांग्रेस समेत अन्य दलों के लिए राह और भी कठिन होगी। 5 राज्यों के सीधे तौर पे कहा जाए तो ये एक तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले का इस सत्ता का सेमीफाइनल था, जिसमें बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है और समझिए हिंदी पट्टी से कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। कांग्रेस के पास हिमाचल प्रदेश को छोड़ दें तो कर्नाटक और साउथ का दूसरा राज्य तेलंगाना है, यानी कि करीब करीब नॉर्थ इंडिया से हिंदी पट्टी से कांग्रेस का सफाया होगा। ऐसे में उत्तराखंड में जो कांग्रेस सपने देख रही थी कि आने वाले समय में जो निकाय चुनाव होंगे या दूसरे चुनाव होंगे, उन चुनाव में और उसके बाद जो अगले साल जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें कांग्रेस अपनी हार का सिलसिला रोकेगी और बीजेपी को कड़ी टक्कर देगी या बीजेपी को शिकस्त देगी। मुझे लगता है कि नतीजों ने एक तरह से कांग्रेस की बेचैनी बढ़ा दी और निश्चित तौर पर उत्तराखंड में भी जो कांग्रेस की 5 सीटों पर जीत का पावर पंच लगाने की जो कोशिशें थी उनको एक बड़ा झटका लगा। इसके बाद कार्यकर्ताओं के मोराल डाउन होंगे और हमारे उत्तराखंड के कई नेता थे जो राजस्थान से लेकर के और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अलग अलग राज्यों में चुनावी जिम्मेदारियां निभा रहे थे, तो निश्चित तौर पर यह कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। हिंदी पट्टी में एक तरह से हिमाचल को छोड़ दे तो उसका सुपड़ा साफ हो गया है, उत्तराखंड में एक तरह से उसके लिए बड़ा झटका है। जो ग्राउंड लेवल पे बीजेपी ने चारों स्टेट पे काम किया था, बहुत ही अच्छा काम किया है। जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता थे उन लोगों ने बहुत ही अच्छा स्ट्रगल किया है और निश्चित जीत होके लेके आए हैं। बीजेपी के 3 स्टेटों में जीत हुई है, बहुत अच्छा काम किया है बीजेपी ने और 2024 में भी जरूर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। फिर दोबारा नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। जो इतनी तेज़ी से इंडिया का विकास हुआ है वो मोदी जी की वजह से ही हुआ है। मोदी जी ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया हर स्टेटों में, उन्होंने अपनी मॉनिटरिंग करी कि किस स्टेट में क्या चल रहा है, उनके स्ट्रगल से ही और कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से ही आज बीजेपी की जीत हुई है। जनता जनार्दन है, जनता ने अपने मत का प्रयोग किया है। जनता ने जो उचित समझा वही उन्हें जिताया और तेलंगाना में बीजेपी और BRS उनको नकारा और कांग्रेस को जिताया। जनता काम देखती है और जो उनके हित के लिए कार्य करेगा जनता उसे ही वोट डालेगी। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये तो प्रदेश के मुद्दे हैं, जब राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं वो अलग होते हैं, इसलिए जनता को सोच समझकर वोट देना है कि हमारे हित के लिए कौन, देश और प्रदेश के लिए हित में कौन सरकारें हैं कार्य कर रही है और कौन नहीं कर रही है। अंदर जो कल का चुनाव का जो रिजल्ट आया है असेंबलियों का 5 राज्यों का, जिसमें से 4 राज्यों को कल तो आज मिजोरम का है, उसमें जिस तरीके से प्रचंड बहुमत से जनता ने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया है या उनके द्वारा जो अधिकृत रूप से प्रत्याशित हैं उन्हें जिताया है, तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं पर उनकी एक विजय है, बहुत बड़ी विजय है। और जो तमाम जो पार्टियां हैं विपक्ष की, उन सभी को अब ये सोचना समझना पड़ेगा और मंथन करना पड़ेगा कि जिस तरीके से वो इस भारतीय जनता पार्टी को, जो वर्तमान में आज की डेट में बहुत अधिक ताकतवर बनकर उभर कर आई है और सभी जो राष्ट्रीय दल हैं विपक्ष के और जो क्षेत्रीय दल हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती पेश कर रही है, उस चुनौती को स्वीकारना का पड़ेगा और सारे विपक्ष को एकजुट होकर अब ये सोचना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा कि हमारी रणनीति और जो नीति जो अब तक हम जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रहे थे उसमें बदलाव लाना पड़ेगा, एकजुटता दिखानी पड़ेगी और सारे विपक्ष को एकजुट होकर विपक्ष की भूमिका निभाते हुए भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना पड़ेगा। नहीं तो दिन प्रतिदिन चुनाव दर चुनाव जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बहुत उभर के आ रही है, असंभव सा होता है उसको हराना किसी राज्य में, लेकिन असंभव चीज़ इस दुनिया में कुछ होती नहीं है। हमें मानना पड़ेगा कि हमें अपनी नीति और रणनीति पे दोनों में ही थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। कुल मिलाकर अगले साल होने